और चलिए शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। जम्मू के राजौरी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां राजौरी में 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, डिटेन किया गया है। आतंकियों की मदद करने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, जहां 12 संदिग्धों को आतंकियों की मदद करने के लिए डिटेन किया गया है, उन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। 12 संदिग्धों को आतंकियों की मदद करने के जुर्म में हिरासत में लिया गया है। राजौरी से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। राजौरी के डांगरी गांव में बीते दिनों जिस तरीके से नरसंहार हुआ, उसमें बार बार लोकल इन्वॉल्वमेंट का जिक्र किया जा रहा था और उसी एंगल से जांच करते हुए 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। आतंकियों की मदद करने के आरोप में हिरासत में लिए गए हैं ये 12 लोग। इनसे पूछताछ की जाएगी, छानबीन की जाएगी, क्योंकि पूरे मामले की जांच एनआईए भी कर रही है और इसी के मद्देनजर हर एंगल से खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आतंकी शाम के समय पहुंचते हैं डांगरी गांव, लोगों का आधार कार्ड चेक करते हैं और फिर उन्हें निशाना बनाते हैं। उसके बाद जो निकल कर आ रही है, बाइक छोड़कर 3 संदिग्ध फरार हो जाते हैं नाके से। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से आतंकवादी इतने आसानी से लोगों के घरों तक पहुंच जाते हैं, गांव में पैर पसारते हैं और सरेआम लोगों को गोलियों से अपना निशाना बनाते हैं। हर एंगल से छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। 12 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है राजौरी से। आतंकियों की मदद करने का इल्जाम उन पर लगा है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सांबा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अलावा चौकसी को बढ़ा दिया गया है। कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू में भी चेकिंग बढ़ा दी गई है। सुरक्षा के लिहाज से वहां पर भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और राजौरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। और रुख करेंगे हमारे सहयोगी राजन वैद का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजन, 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्या कुछ अपडेट्स इसको लेकर मिल पाए हैं? जी बिल्कुल, 12 लोगों को जो है किया गया है पूछताछ के लिए, जिसमें एक महिला भी शामिल है बताया गया है। और पहले से ही यहाँ स्थानीय लोगों को ये शक था कि जो लोकल सपोर्ट है वो आतंकवादी रही होगी। इसके चलते इनके पास ये लीड थी कि कौन से मकान जो है वो लोगों के हैं, तो इसी बेसिस से लोगों से ही पूछताछ करके जो संदिग्ध हैं उनको जो है सुस्पेंड किया गया है और उनको डिटेन किया गया है पूछताछ के लिए। उनसे ये पूछा जाएगा कि किस तरह उन्होंने मदद की है, अगर उन्होंने मदद की है तो कितने दिनों से जो ये आतंकवादी हैं ये यहाँ पे रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, कहाँ कहाँ ये गए, कहाँ कहाँ इनको खाना मिला, कहाँ कहाँ इनको शेल्टर मिला, तमाम ये बातें जो है वो आप पुलिस पूछताछ में जाने की, क्योंकि बहुत ही अहम है। क्योंकि आज जो है लगभग 6 दिन है जब ये घटना हुई थी, तो 6 दिन में भी अभी तक जो वो आतंकवादी हैं उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। ऐसे में तमाम जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं इसमें कि जल्द से जल्द उनका पता चलाया जाए और उनको जो है एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि एक थ्रेट जो है वो अभी भी बना हुआ है इस इलाके में। वो थ्रेट के लिए अब पुलिस चाहती है कि उनको कोई लीड मिले, कौन है ये लोग और कहाँ जाके ये शिफ्ट करते हैं। तमाम ये बातें जो है अब आहिस्ता आहिस्ता जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी और जल्द ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये कोशिश होगी कि उन आतंकवादियों को ढूंढ निकाल के उनका सफाया किया जाए। थी बिल्कुल राजन, क्योंकि जानकारियों के मुताबिक जो 2 आतंकवादी डांगरी पहुंचे हुए थे, हथियारों से वो लैस थे, उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। इससे पहले भी खबर निकल कर आई थी कि नाका तोड़कर अपनी बाइक मौके पर ही छोड़कर 3 संदिग्ध फरार हो गए और ये माना जा रहा था कि हो सकता है वो आतंकवादी हैं। लोकल सपोर्ट की बार बार बात की जा रही थी और अब इस एंगल से ये छानबीन की जा रही है, जिसके मद्देनजर इन 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जी बिल्कुल, ये शहर का हल्का इलाका था जहाँ से ये 3 संदिग्ध जो है वो भागने में कामयाब हो गए थे। अभी कल से ही वहाँ पे तलाशी अभियान चलाया गया है
कल रात से ही, लेकिन अभी तक कोई भी उनका भी वेयर हाउस जो है नहीं मिले हैं, कहाँ वो चले गए। और जो लोकल जो पुलिस अफसर है, जब हमारी उनसे बात हुई, उनका कहना है कि ये जो नाला है जहाँ आगे जाके कई जगह से नेशनल हाईवे के साथ उस लिंक है, तो ऐसे में तमाम इलाके को हमने तलाश किया है, लेकिन उनका भी अभी पता नहीं चल पाया है। हालांकि उनके पास वेपन नहीं थे, लेकिन जिस तरह से वो नाका तोड़ के भागे थे, तो ऐसे में ये शक है कि कहीं कोई लोकल सपोर्ट उनके साथ तो नहीं है, जो उनको कहीं जम्मू की तरफ या जो है सिंगल सेफ जोन में ले जाने की कोशिश में है। तो अभी ये उन तीनों को भी पता नहीं चल पाया है। जिस बाइक पे वो आए थे, उस बाइक का नंबर प्लेट की है। तो ये सब बातें ये संकेत करती हैं कि लोकल सपोर्ट तो कहीं ना कहीं उनके पास, आतंकवादी उनके पास भी रहा होगा। अब ये लोकल सपोर्ट क्या जो सरेंडर मिलिटेंट्स पहले थे उनका है, या नए जो यहाँ पे जो लोग हैं, क्या उनमें से किसी ने ये सपोर्ट किया है? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सबसे अहम बात ये है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं डांगरी के, उनका कहना था कि हम इतने सालों से इकट्ठे यहाँ पे रहते आए हैं, आज तक ऐसी घटना नहीं हुई, और अगर हम शक करें तो किस पे करें? हाँ, तो किस पे करें? हाँ, कुछ नई आबादी यहाँ पे पिछले कुछ सालों में बसी है, जिस पे उनको शक है कि वो लोग हो सकते हैं। अब पुलिस तफ्तीश में लगी हुई है। 12 लोग, जिसमें एक महिला भी है, उसको भी जो है डिटेन किया गया है। ये बहुत अहम बात है कि अगर उनको खाना पीना और शेल्टर दिया गया है तो वो भी इसके लिए जिम्मेदार होंगे लोग जिन्होंने उनको लोकल सपोर्ट दिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जिस तरह से सेना यहाँ पे अलर्ट है। मैं ये चीज भी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि जिन 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है, इस शक के आधार पर कि हो सकता है उनकी इन्वॉल्वमेंट रही हो, उन्होंने आतंकवादियों की जो है वो मदद की हो। डांगरी गांव में इंसिडेंट हुआ है, इन 12 लोगों के घर कितने डिस्टेंस पे हैं जहां से ये इंसिडेंट हुआ? ये 12 लोगों का अगर हम ऑक्यूपेशन की बात करें, किस तरीके से ये अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, ये जो पता चल पाया है कि ये लोग डांगरी के ही रहने वाले हैं। डांगरी के जो ऊपर जो पहाड़ी का इलाका है, वहां से कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। अब कितने लोगों को वहां से डिटेन किया गया है ये अभी पुलिस ने साफ नहीं किया है, लेकिन जो राजौरी जिला है, उस जिले से कुल जो 12 लोगों को किया है, इसमें महिला भी शामिल है। और डांगरी के जो लोग हैं उनको जो डिटेन किया गया है वो काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज तक डांगरी में कभी भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। जब यहाँ पे मिलिटेंसी पीक पे थी जम्मू कश्मीर में, तब भी डांगरी में कभी भी कोई ऐसा आतंकवादी घटना पेश नहीं आई थी। जो सबसे अहम बात है कि क्या जो नई आबादी पिछले कुछ सालों में आई, या कुछ OGWs जो इनके हैं जो पहले सरेंडर कर चुके थे, क्या वो वापस उन्होंने रिसाइकल करने में पाकिस्तान कामयाब हो पाया है, या इसके अलावा एक जो आतंकवादी रिलीज हुए पिछले कुछ सालों में, क्या वो इसके पीछे हो सकते हैं? ये तमाम बातें जो हैं वो जांच का विषय हैं। लेकिन यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ आबादी यहाँ जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ कुछ सालों में ही बसी है, और वो काफी कटे कटे से रहते थे शुरुआत से ही। तो शक उनका उन्हीं पे है। जी ठीक है राजन, शक के आधार पर इन 12 लोगों को डिटेन किया गया है। 3 वो संदिग्ध जो पहले नाका तोड़कर फरार हुए थे, उनकी तलाश भी की जा रही है, हर एंगल से छानबीन की जा रही है। नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे TRF पर कसे जा रहे शिकंजे की। सरकार ने
टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंट फंड आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने, आतंकवादियों की भर्ती, आतंकवादियों की घुसपैठ और पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के लिए ऑनलाइन युवाओं की भर्ती कर रहा है। गृह मंत्रालय ने कहा कि शेख सजाद गुल टीआरएफ का एक कमांडर है और उसे यूएपीए यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इस संगठन की गतिविधियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा है और इसके सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। तो टीआरएफ के ऊपर शिकंजा कसा है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र वांगू का, ज्यादा जानकारियों के साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर टीआरएफ के ऊपर भी शिकंजा कसा गया है क्योंकि लंबे समय से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में टीआरएफ काफी सक्रिय नजर आ रहा है। कश्मीरी पंडितों की सूची उनके द्वारा जारी की जा रही है। यहां तक कि डांगरी में जो घटना हुई उसकी जिम्मेदारी भी टीआरएफ ने ही ली है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा कदम है गृह मंत्रालय की तरफ से, जहां पर टीआरएफ, जिसे द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम दिया गया है पाकिस्तान द्वारा, क्योंकि माना जाता है कि यह लश्कर का ही ऑफशूट है। लश्कर तैयबा पर जब बहुत ज्यादा दबाव था 2019 में, कि जब एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान, उस वक्त बहुत दबाव था। तो ऐसे में अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एक नया फ्रंट, एक नया आतंकी संगठन तैयार किया गया जिसको द रेजिस्टेंस फ्रंट, द टीआरएफ कहा गया। और इसने आते साथ ही हमने देखा है कि इसने जो पुलिसकर्मी है कश्मीर में या फिर वहां पे जो सरपंच है, पंच है, उनको धमकियां देना शुरू कर दिया, उन पर हमले करना शुरू कर दिए। अल्पसंख्यक समुदाय पर जो टारगेटेड किलिंग्स हुई है पिछले कुछ 2 सालों के अंदर, माना जा रहा है कि टीआरएफ ही उसके पीछे है और वो जिम्मेदारी भी इसकी ले चुका है इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए। और हमने ये भी देखा है कि जो देश के बाकी हिस्सों से जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए जो मजदूर आते हैं, जो लेबरर्स आते हैं, उन पर भी हमला किया गया। और हाल ही में जो जम्मू कश्मीर पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉइज हैं, उनकी जो हिट लिस्ट की गई थी, उसके पीछे भी टीआरएफ का ही हाथ था। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा कदम है कि केंद्र सरकार ने अब टीआरएफ पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगा दिया है, आतंकी संगठन घोषित कर दिया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि टारगेटेड किलिंग्स में अब कमी आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रतिबंध किया गया उसके बाद एजेंसीज के पास पावर्स आ जाती है कि वो उनके एसेट्स को, उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर सकते हैं और मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी सीज कर सकते हैं और उनके खिलाफ और भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा कदम है केंद्र सरकार की तरफ से। और इतना ही नहीं, बल्कि डोडा जिले के एक लश्कर के आतंकी पर भी प्रतिबंध घोषित किया गया है यूएपीए के तहत। और फिलहाल ये अभी पाकिस्तान में है और जम्मू में जो भी अटैक्स हो रहे हैं उसके पीछे उसका हाथ है। लेकिन टीआरएफ की जो प्रतिबंध लगा है, कहीं ना कहीं जो रजौरी का जो इंसिडेंट हुआ है, रजौरी में जो अटैक हुआ था माइनॉरिटी कम्युनिटी पे, माना जाए ये ट्रिगर हो सकता है जिसके चलते टीआरएफ के पर बैन लगा दिया हो, क्योंकि जिस तरह से वो माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे थे, उनको थ्रेटन कर रहे थे, डर और एक खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस पर इस तरह की कार्रवाई है। तो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ। जी जी, शैलेंद्र प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। जम्मू से हमारे सहयोगी मनोज कौल हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, टीआरएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, इसके अलावा एक खूंखार आतंकी है अबू खुबैब, उस पर भी प्रतिबंध लगाया, उससे भी आतंकी घोषित किया गया है। कहा जा सकता है कि टेरर पर केंद्र सरकार एक बड़ा अटैक कर रही है। पिछले दिनों भी जो हमने देखा, एजाज अहंगर के ऊपर भी जिस तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया, उसे आतंकी घोषित कर दिया गया। और अभी जो घटनाएं हो रही हैं बीते दिनों जम्मू कश्मीर में, एसआईए की कार्रवाई भी हम देख रहे हैं, हर जगह छापेमार कार्रवाई हो रही है और केंद्र सरकार भी अब एक्शन मोड में इसको लेकर नजर आ रही है। मनोज। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें कि टीआरएफ की अगर हम बात करेंगे तो टीआरएफ कोई नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये हुआ यूं था कि जब लश्कर तैयबा और जैश पर दबाव बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बढ़ा, तो पाकिस्तान ने ये सोचा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नाम दिया जाए जिस पर दुनिया की नजरें गड़ी ना हो। तो उसी मकसद के तहत टीआरएफ एक नाम दिया गया, जिसमें लश्कर और जैश के जो आतंकी हैं वो मिलकर काम कर रहे थे, एक साथ एक ही बैनर के तले वो काम कर रहे थे, अपनी कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे। साथ ही टीआरएफ ने एक सबसे बड़ा जो काम किया है वो ये है कि जो ऑनलाइन जो कोशिश उनकी ये रही है कि युवाओं को वर्गला जाए और उसके साथ
आतंकियों के साथ उनके संबंध हों और वो अपनी कार्रवाइयां गतिविधियां अंजाम दें। हमने देखा कि जो हाइब्रिड टेररिज्म है, हाइब्रिड टेररिज्म असल में टीआरएफ ने ही शुरू किया। हाइब्रिड टेररिज्म में क्या होता है कि कुछ ऐसे युवकों को ऑनलाइन वर्गलाया जाता है, उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता है और उन्हें इस बात पे आमादा किया जाता है कि वो आतंकी घटनाएं अंजाम दें। हालांकि उनका ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, वो कोई एलओसी क्रॉस करके नहीं जाते या वो ज़्यादा देर तक घरों से गायब नहीं रहते, वो एक सामान्य जीवन भी बिताते हैं और साथ ही आतंकियों के साथ उनका जो संबंध होता है उनके इशारों पर वो टारगेट किलिंग्स अंजाम देते हैं। कि जैसे हमारे साथी शैलेंद्र बता रहे थे कि जो टारगेट किलिंग्स हुई हैं पिछले 2 साल के अंदर जम्मू कश्मीर में, उसमें सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो टीआरएफ का ही रहा है। अब जबकि केंद्र सरकार ने उसको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन कर दिया है, तो अब एक सख्त कानून के तहत इन पर कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि जो यूएपीए है, यूएपीए के बाद आपके पास कानूनन ये जवाजत बनती है कि जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इन आतंकियों की मदद करते हैं या जो आतंकी होती हैं, उनकी जो संपत्तियां हैं वो कुर्क की जा सकती है, उनको सीज किया जा सकता है। तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो टीआरएफ के जितने भी आतंकी हैं उनके साथ बहुत ही कड़े कानून को हाथ में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। और ये माना जा रहा है जब अब जो केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये ऑर्डर आया है, जो ये फैसला लिया गया है कि उन्हें आतंकी संगठन से घोषित कर दिया गया है, तो उसके बाद टीआरएफ की कार्रवाइयों पर काफी हद तक लगाम कसी जा सकती है। जी जा सकती है। बिल्कुल, टीआरएफ की कार्रवाइयों पर काफी हद तक लगाम कसी जा सकती है, क्योंकि मनोज हम ये कह सकते हैं कि टीआरएफ 2019 में अस्तित्व में आया था, उसके बाद से एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है टीआरएफ जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर सुरक्षा बलों के लिए। और अभी हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं, जिनमें से टारगेट किलिंग की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिली हैं, उसमें टीआरएफ का सबसे ज्यादा सक्रिय होना देखा गया है। तो क्या अब हम ये माने, क्योंकि टीआरएफ के ऊपर जिस तरीके से प्रतिबंध अब लगा दिया गया है, आतंकी संगठन इसे घोषित कर दिया गया है, सुरक्षा बलों के लिए जो ये चैलेंज बना हुआ था अभी तक, इस पर कहीं ना कहीं अब आसानी होगी आगे आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने पर, अंकुश लगाने पर सुरक्षा बलों को इससे थोड़ी सहायता मिलेगी? जी बिल्कुल, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं यूएपीए के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत, तो उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जहां आप ना सिर्फ आतंकी जो भी है उसके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कार्रवाइयां करते हैं। और कई आतंकी हमने ये देखे हैं कि जो लोकल जो टीआरएफ के साथ ही थे और उसके बाद वो आइडेंटिफाई हो गए कि उन्होंने ये कार्रवाई अंजाम दी है। कई आतंकियों को सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसके बाद मार भी दिया। लेकिन अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है जो टीआरएफ के इन आतंकियों की सहायता करते हैं, जिनको यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। तो ओवरग्राउंड वर्कर अगर कोई भी टीआरएफ के साथ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। कानून का जो शिकंजा है उस पर भी कसा जा सकता था। पहले ऐसा होता था कि अगर टीआरएफ के साथ जब तक ये बैन नहीं था तब तक ये कहा जा सकता था कि भाई ये आतंकी संगठन नहीं है। लेकिन अब जबकि इसको आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, तो जैसे हमने देखा है कि जितने भी बाकी जो टेरर आउटफिट्स थे, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने आतंकियों की सहायता की है, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सीज कर दी गई हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे कानूनी प्रावधान और भी हैं जिससे न सिर्फ आतंकियों के खिलाफ बल्कि आतंकवाद को पनाह देने के खिलाफ, आतंकवाद की सहायता करने वाले उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है अब। और उससे ये फायदा मनोज, क्योंकि टीआरएफ अलग अलग स्क्वाड्स बनाकर हाइब्रिड आतंकियों को घाटी में भेजकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश टीआरएफ द्वारा की जा रही थी, और अब क्योंकि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है, ये माना जा सकता है कि इन घटनाओं पर कुछ हद तक रोक लगने में सहायता मिलेगी। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, जानकारियों के मुताबिक 8 जनवरी को गृह मंत्री एक अहम बैठक करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के कुछ नेताओं के साथ। पहले यह माना जा रहा था कि राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी, लेकिन अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं आतंकवाद को रोकने के लिए, एजाज अहंगर को आतंकी घोषित किया जाता है, फिर अबू खुरैरा को जो एक आतंकी एक और है उसे भी आतंकवादी घोषित किया गया, टीआरएफ के
जिस तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की गई, तो राजनीतिक हालातों के साथ साथ क्या हम ये माने कि सुरक्षा के लिहाज से भी अब ये बैठक काफी अहम हो चली है, क्योंकि उन्हें भी रिव्यू करना राजनीतिक हालातों से कहीं ज्यादा जरूरी साबित हो रहा है? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक ये मीटिंग जल्द हो सकती है। अभी तारीख फिलहाल अभी तय नहीं है, क्योंकि 8 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। देर रात वो लौटेंगे। उसके बाद या तो देर रात मीटिंग होगी या उससे अगले दिन मीटिंग होगी। लेकिन बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप है जम्मू कश्मीर में, उनको इसके लिए न्योता भेजा गया है, उनको बुलाया गया है इस पर बातचीत करने के लिए। माना यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द चुनाव की तैयारी वहां पर शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, और वहां पर बहुत जल्दी चुनाव कराए जा सकते हैं इस साल में। तो ऐसे में हालात किस तरह के हैं इसको लेकर ब्रीफ किया जाएगा जम्मू कश्मीर बीजेपी की तरफ से। और क्योंकि ये पार्टी का इशू है, तो जो पॉलिटिकल इशू जो वहां जम्मू कश्मीर के होंगे उस पर भी इसमें तफसील से बातचीत की जाएगी। जाहिर तौर पर आतंकवाद का मुद्दा और लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो लगातार एक इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल मीटिंग हो रही है तो जाहिर तौर पर उसका जिक्र जरूर होगा, लेकिन ज्यादातर इसमें पॉलिटिकल इश्यूज ही छाए रहेंगे। लेकिन आपको ये जरूर याद दिला दें कि अब से कुछ दिन पहले एक अहम बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने इस मीटिंग को चेयर किया था, और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस मीटिंग में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के साथ साथ जो तमाम आला अधिकारी, आईबी, रॉ के चीफ, इस सब में ये सब जो अधिकारी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि उसी मीटिंग के दौरान इस बात पर फैसला लिया गया था कि टीआरएफ जैसे संगठन को प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही है। रजौरी के दिन ये रजौरी के 1-2 दिन के बाद ये मीटिंग हुई थी, जो रजौरी में इंसिडेंट हुआ था उसके इमीडिएटली बाद ये मीटिंग हुई थी, और इसमें माना जा रहा था कि ये फैसला लिया गया है कि इस पर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अब जो सॉफ्ट टारगेट्स को लगातार निशाना बनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, पहले कश्मीर में बनाया जाता था, बाद में इसको रजौरी तक हमने देखा कि इस तरह से किलिंग हुई, वहां पे 6 लोगों बन गई है। तो इसके बाद अब गृह मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के कुछ ठोस कदम उठा सकते हैं, क्योंकि एक सही और एक सिक्योर माहौल जरूरी है वहां पर चुनाव कराने के लिए। तो इसी सिलसिले में आए दिन भी बैठकें वहां पे होती रहती हैं, दिल्ली में भी। और इसी माना जा रहा है इसी सिलसिले में बैठक जो है वो आने वाले दिनों में सोमवार के आसपास ये बैठक यहाँ दिल्ली में हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर के बीजेपी के नेताओं को बुलाया गया है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर टेरर पर केंद्र सरकार जिस तरीके से अटैक कर रही है, शेख सज्जाद गुल हैं, अबू खुबैब है और एजाज अहंगर है, जिस तरीके से इन पर शिकंजा कसा जा रहा है, कुल मिलाकर घाटी में शांतिपूर्ण तरीके से आगे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव संपन्न हो सके, अमनो चैन वहां पर कायम किया जा सके, इसको लेकर अब केंद्र गृह मंत्रालय भी काफी सतर्क नजर आ रहा है। शैलेंद्र, नजर आप बना के रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, और सरकार ने एक और कदम उठाते हुए मोहम्मद अमीन उर्फ अबू खुबैब को आतंकी घोषित कर दिया है, जो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। वो वर्तमान में पाकिस्तान में एक व्यक्तिगत आतंकी के रूप में रह रहा था। वो लश्कर-ए-तौयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम रहा है। उसने सीमा पर एजेंसियों के साथ गहरे संबंध विकसित किए हैं। वो जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में लश्कर के आतंकवादी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खुबैब भी सीमा पर से जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों, हथियारों और विस्फोटकों की आपूर्ति और आतंकी फंडिंग में शामिल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और पुंछ जिले का गांव मंगनाड़ जो राजौरी जिले के गांव डांगरी जैसे 2 आतंकी हमले झेल चुका है। उन दोनों आतंकी हमलों में मंगनाड़ में 40 दिन के एक बच्चे सहित 12 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। जान गंवाने वाले सभी लोग अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय से थे। 4 दिन पहले राजौरी जिले के गांव डांगरी में हुए नरसंहार के बाद अब पुंछ जिले में वीडीसी सदस्य फिर से सक्रिय हो गए हैं, जिसके चलते 2 आतंकी हमलों को झेल चुके गांव मंगनाड़ में वीडीसी सदस्य भारी ठंड में भी रात भर देते हुए आतंकी हमले से गांव के लोगों को बचाने में जुटे हैं, ताकि गांव के लोग अपने घरों में सुरक्षित रह सकें। जिले के ढांगरी में हुए
आतंकवादी हमले के बाद पुंछ जिले में भी एक तरफ जहां गांव के लोगों में दहशत है, वहीं पुंछ के अंदर जो वीडीसी हैं वो अब एक तरफ सक्रिय हो चुकी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर अपनी रक्षा करनी है तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी और अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ेगी। और आज हम पहुंचे हैं पुंछ के गांव मंगनाड़ में। मंगनाड़ एक ऐसा गांव है जो नियंत्रण रेखा के करीब भी है और जो पहले इस तरह के आतंकवादी हमले सहन कर चुका है। तो यहाँ के जो वीडीसी मेंबर हैं वो इस सर्दी के मौसम में जो है, जहाँ पर पारा शून्य के करीब पहुंच चुका है, वहां पर जो लगातार वो पहरा दे रहे हैं और वो लोग जो है अपने लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। उनसे बात करते हैं उनका क्या कहना है और उनकी क्या सोच है इसको लेकर। आपका नाम? नरेश पाल वर्मा। नहीं जी, बहुत सर्दी का मौसम है, उसके बावजूद लगे हैं और डांगरी के बाद जो है मुझे लगता है ज्यादा सक्रिय हो गए, तो क्या कहना आप? देखिए, यहाँ पे हमारे 2000 में भी एक बहुत बड़ा कांड हुआ था, जैसे डांगरी में हुआ है, ऐसे हमारे 12 लोगों की निर्दयी हत्या के बाद यहाँ पे हमें लोगों में बहुत दहशत है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ये गांव है, यहाँ पे तकरीबन 5000 की आबादी का गांव है ये। यहाँ पे लोगों काफ़ी दहशत होने के बावजूद यहाँ पे जो लोगों को वीडीसी की जो ये हथियार प्रोवाइड किया गया है, दी गई थी, जो वीडीसी के सदस्य हैं उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हमने अप्रोच किया है कि हमारे गांव की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। जब तक हमारे पास उनकी कोई सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम होता, तब तक हमने अपनी सुरक्षा के लिए हमारे ये लड़के जो सदस्य आप देख रहे हैं, ये हमने अपने इनको एक ग्रुप वाइज ड्यूटियाँ सौंपी हैं कि वो अपने गांव की सुरक्षा के लिए, अपने घर की सुरक्षा के लिए गांव से बाहर, अपने घर से बाहर आके लोगों की सेवा करेंगे। कुछ और उनसे बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस सब को लेकर। आपका नाम? मेरा नाम इकबाल सिंह है। इकबाल जी, बताइए किस तरह की स्ट्रेटजी रहती है, कैसे ऐसे आप जो रात को पहरा देते हैं? सर, हम बीडीसी के मेंबर हैं, 12 लोगों का ग्रुप बना हुआ है, उसमें 6 लोग एक दिन ग्रुप में पहरा देते हैं, रात भर गश्त करते हैं और सभी मिलकर एक दूसरे के मैसेज में रहते हैं और रात भर घूमकर हर घर के आसपास से जहाँ भी कोई हिलजुल होती है वहाँ पर पहुंचकर अच्छी तरह से काम करते हैं। और सर्दी भी बहुत है, आप देख रहे हैं, इस सर्दी के बावजूद भी बीडीसी वाले सभी डटे हुए हैं, पहरा दे रहे हैं, क्योंकि 2000 में हमारे गाँव में जो हादसा हुआ था उसके बाद लोग काफ़ी डर भी गए हैं और बीडीसी जो है उन्होंने भी अच्छा तामन दिया है। जो पीछे की 2 पंचायतें हमारी वहाँ पे खाली हो चुकी हैं, वहाँ से उन्होंने कुछ ने सिटी के अंदर पलायन किया है और कहीं जम्मू में भाग गए। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अब यहाँ से कोई प्लान ना हो, आगे पीछे कोई निकले ना,